पाकिस्तान सदियों से आबाद एक तिलिस्माती ज़रख़ेज़ ख़ित्ता-ए अर्ज़ है। यहाँ तहज़ीब और विरसा की वो निशानियाँ मौजूद हैं जिनकी तह में गुज़रे हुए ज़माने सो रहे हैं। हमारे आबा व अजदाद पता नहीं कितनी बार मर चुकने के बाद आज भी किसी खेत में हल चलाते, चाक पर बर्तन बनाते, सास पर गीत गाते, अपने बच्चों को अपने बाप दादा की कहानियां सुनाते नजर आते हैं। अपने पुरखों की दी हुई विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आज की नौजवान नस्ल पर है। इस जिम्मेदारी की अहमियत को जानते हुए पाकिस्तान टेलीविजन और यूनेस्को ने मिलकर पाकिस्तान के सकाफती विरसे को नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश की है। सतह मुर्तफा पोटोहार लाखों साल पुरानी तहजीब रखता है। ये दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान का इलाका है। ये ऊंचे नीचे टीलों, सरसब्ज खेतों, शादाब दरख्तों और आज़ाद हवाओं का इलाका है। 326 कबल मसीह में झेलम के राजा पोरस और मकदूनिया के सिकंदर के दरमियान जंग इसी दरियाए झेलम के किनारे लड़ी गई थी। दरियाए झेलम के किनारे आबाद इस शहर को जंगजुओं का शहर भी कहा जाता है। पोटोहार की इसी आलीशान अस्करी तारीख का एक शाहकार हमें झेलम में किला रोहतास की सूरत में मिलता है। एक 170 एकड़ पर फैला हुआ ये किला रोहतास सूरी सल्तनत के बानी शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में तामीर करवाने का हुक्म दिया था, जो तकरीबन 7 साल में मुकम्मल हुआ। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान, जबकि तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घना जंगल है। शेरशाह सूरी का सबसे अहम कारनामा बिहार से काबुल तक सड़क बनवाना था, जिसे जरनैली सड़क या जीटी रोड भी कहते हैं। किले के ऐन सामने यही जरनैली सड़क गुजरा करती थी। जब शेरशाह सूरी की हुमायूं के साथ लड़ाइयाँ हो रही थी तो हुमायूं के जो भाई थे मिर्ज़ा अस्करी, मिर्ज़ा हिंदाल, मिर्ज़ा कामरान वगैरह, वो काबुल तक उनकी हुकूमत थी काबुल में। तो शेरशाह सूरी को ये ख़तरा था कि जब हुमायूं या मुग़ल वापस आएंगे तो यहाँ से गुजरेंगे, यही मेन सड़क है, जरनैली सड़क है जो आगे दिल्ली तक जाती है। तो उसने इस जगह पे मुग़लों की आमद रोकने के लिए, और फिर इस इलाके में एक गखड़ कौम थी जो मुग़लों के इत्तेहादी थे, तो वो चूँकि मुग़लों के इत्तेहादी थे तो उसको ख़तरा था कि जब भी मुग़ल वापस आएंगे उनको यहाँ से सपोर्ट मिलेगी। इस जगह पे उसने ये किला बनाया ऐन जरनैली सड़क के ऊपर। यूनेस्को ने 1997 में किला रोहतास को आलमी सकाफती विरसे के तौर पर पहचाना और इसकी हिफाजत के लिए बहुत से प्रोग्राम मुतारिफ करवाए। इस किले के 12 गेट, 68 बुर्ज और 9500 सीढ़ियां हैं। इस वक्त जिस गेट पे मैं मौजूद हूँ, इस गेट का नाम एक बुजुर्ग के नाम पर रखा गया है, चार चांद वाली। यहाँ पे शाही दरबार लगा करता था। साथ ही यहाँ पे एक आउटर गेट है और इनर गेट है, और एक और यहाँ पे रास्ता है सीढ़ियों का जो ऊपर की तरफ जाता है।
किले की तामीर में आम ईंटों की बजाय देव हैकल पत्थरों और चूने का इस्तेमाल किया गया है। ये भारी पत्थर ऊंची दीवारों और मीनारों तक भी पहुंचाए गए। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कहा जाता है इस किले की तामीर में 3 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। इस वक्त जहां मौजूद हूँ मैं, ये फसील और ये चबूतरा, ये तोपचियों और तीर अंदाजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किला रोहतास की फसील पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियां, 6,881 किंगरें बनाई गई थी। ये फसीलें 3 मंजिलों में तामीर की गई थी, जो सीढ़ियों के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक थीं। शेरशाह सूरी ने बिहार के अंदर एक किला है रोहतासगढ़, सबसे पहले उसने वो फतह किया था। तो जब उसने ये किला बनाया हुमायूं को शिकस्त देने के बाद, तो उसने इसका नाम रोहतास रखा। बाज़ लोग कहते हैं कि रोहतास का मतलब है अंडे की तरह चमकने वाला। इसके अंदर जो मसाला इस्तेमाल किया गया, चूना गच, चूना गरी जिसको कहते हैं, तो रात को चांदनी में ये चमकता है। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उसको फांसी घाट कहा जाता है। दरबार में जिस किसी को सजाए मौत दी जाती थी उसको यहाँ फांसी दी जाती थी। इस किले में एक बहुत ही मशहूर हवेली है, हवेली मान सिंह, जो कि मुगल एरा में बनाई गई थी। हवेली मान सिंह मुगल बादशाह अकबर आजम के जर्नैल राजा मान सिंह के नाम से मौसूम है। इस हवेली को सफ़ेद महल भी कहा जाता था। जो ही इसकी सीढ़ियां चढ़कर हम मरकजी जगह पहुंचते हैं, तो ये देखकर अफसोस होता है कि लोगों ने, खासकर नौजवानों ने, दीवारों पर नाम और नंबर लिखे हुए हैं। पुरानी दीवारें खुरचे जाने की वजह से इस हवेली का हुस्न मान पड़ गया है। नौजवान नस्ल को इस बारे में एहसास करने की ज़रूरत है कि पुरानी इमारतें और किले हमारी मेरास हैं। अगर हम उनको बदनुमा बनाएंगे तो दरअसल हम अपनी शनाख्त को बदनुमा बनाएंगे। लोगों में गैर जिम्मेदाराना या एक हीरो बनने का चीप तरीका है कि आप दीवारों पे खुरचना शुरू करें और नस्ब करें अपने नाम और अपने फ़िक्रे। कोई ग्राफिटी कराता है, कुछ लिखाता है अपने नाम, कुछ टेलीफोन नंबर लिखाता है, कुछ दिल बनाता है। अगर आपको पता हो कि ये इतनी ख़ास तरीके से बनी हुई है तो शायद आप इस तरह से ना करें। तो ये कि एक हमारी एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी हम ये मालूमात पहुँचाएँ लोगों तक। अगर कोई समझदार सुन रहे हैं या समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इससे परहेज़ करें। ये आप तो लिख कर चले जाते हैं, उसको फिर ठीक करना, उसको अपना बहाल करना और वापस अपनी जगह पर लाना, जो एक तारीख़ी 2, 4, 500 साल की चीज़ों को ख़राब करते हैं, ये कोई शेखी की बात नहीं है। मैं काबली गेट के पास मौजूद हूँ और इसको काबली गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रुख काबुल की तरफ है, और इसको शाही गेट भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास शाही मस्जिद है और यहाँ पे शाही बावली भी मौजूद है। शाही बावली को शाही ख़ानदान के लोग गुस्ल के लिए इस्तेमाल करते थे। इस किले में 3 बावलियाँ हैं। किले को पानी की फराहमी के लिए चट्टान में खुदाई करके ये बावलियाँ बनाई जाती थी।
सीढ़ियों के जरिए जेरे जमीन कमरे कुएं में खुला करते थे। गर्मियों में कुएं की वजह से कमरे ठंडे रहते थे। पानी की सतह जितनी भी होती, सीढ़ियों की वजह से हर वक्त पानी दस्तयाब रहता था। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ऐसी तामीरात को नुकसान पहुंचाएंगे तो पुरानी तहजीब को समझने से महरूम रह जाएंगे और इस तरह गंदगी फैलाने से सियाहत को भी नुकसान पहुंचता है। तो इस वक्त मौजूद है मैं बड़ी बावली के पास, जो कि 165 फुट गहरी है और 137 सीढ़ियाँ हैं जिन पर उतर के इसकी बेस पे जाया जा सकता है। मेरे पीछे बादशाही मस्जिद मौजूद है और ये इस किले की इब्तदाई इमारतों में से एक है और इस पे सजावट का काम है। इसकी मेहराब की दोनों तरफ कलमा कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखा हुआ है। इसके बाहर कोई भी गुंबद नहीं नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर 3 गुंबद बने हुए हैं। ये ज़ुहल दरवाज़ा है। कहा जाता है ये दरवाज़ा सूरी दौर में किले के मरकज़ी दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये दरवाज़ा उस वक्त की उम्दा तामीरात का नमूना है। तारीखी एस्ट्रोलॉजी के हवालों से ये पता चलता है कि जब ये दरवाज़ा बनाया गया उस वक्त सयारा ज़ुहल बिल्कुल इसके सर के ऊपर आता था। इसी वजह से इसका नाम ज़ुहल रखा गया। इसको सुहेल दरवाज़ा भी कहा जाता है और इसका ये नाम एक बुजुर्ग सुहेल वासी के नाम से मौसूम है। अभी जिस बिल्डिंग में मैं खड़ी हूँ, ये सुहेल दरवाजे के ऊपर बनाए हुए कुछ कमरे थे और बाद में इनको अजायब घर में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर शेरशाह सूरी और उसके दौरे हुकूमत से मुतल्लिक हर किस्म की एंटीक चीज़ रखी गई है। शेरशाह सूरी ने जब करेंसी को ढालना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले चांदी की सूरत में सिक्कों को ढाला और उस करेंसी को रुपए का नाम दिया। और यही रुपये की टर्मिनोलॉजी आज भी पाकिस्तान और जनूबी एशिया में इस्तेमाल होती है। शेरशाह सूरी के दौर से पहले एक सिक्के का निज़ाम था और उसके बाद उन्होंने इस एक सिक्के को 3 सिक्कों में बदल दिया, जिसको कहते हैं ट्राई मेटलिज्म। ये खास खानी दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा मेन जर्नैली सड़क की तरफ खुलता है। इस दरवाजे की खास बात ये है कि ये एक दोहरा दरवाज़ा है। जिस दरवाजे से अभी मैं गुजर कर आई हूँ, मैं उसके ऊपर खड़ी हूँ और दूसरा दरवाज़ा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये है लंगर खानी दरवाज़ा और ये लंगर खाना की तरफ खुलता है। इस किले की तामीर इस दरवाजे से ही शुरू हुई थी। इसके दोनों तरफ बुर्ज हैं जिसमें स्टोर, बावर्ची खाना और बाउली भी है। क्योंकि किले की तामीर इस दरवाजे से शुरू हुई थी तो ये दरवाज़ा बाकियों से काफ़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक एल शेप दरवाज़ा है। इस दरवाजे के इस तरफ शीशी दरवाज़ा है। इसका ये नाम मेहराब पर लगाए जाने वाले शीशे और नीली चमकदार टाइलों से मंसूब किया जाता है।
इस किले की तामीर की तारीख भी यहाँ कुनंदा है, जो ज़ब-ओ-माली का शिकार है। इस दरवाजे के उस तरफ तलाकी दरवाज़ा है और तलाकी दरवाजे के साथ एक गुरुद्वारा भी है और ये गुरुद्वारा चौहा साहब के नाम से मशहूर है। अब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे यूँ लगता है कि ये लामतनाही सिलसिला है, ये कहीं रुकने वाला ही नहीं है। ना आप काम करें तो सब ठीक है, चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन कितना कुछ हमसे खो भी गया है, चाहे वो हवेलियाँ हों, चाहे कोई फोर्ट्स हों, उसको जांचने, समझने और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हैदराबाद फ़ोर्ट ले लीजिए, शेखुपुरा या रोहतास, इतने ज़बरदस्त फ़ोर्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर ही आबादियाँ बन गई हैं, गंद पड़ गया है, इन जगहों या टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। जब तक हम इसका कोई एक कमर्शियल या क्या कहना चाहिए सेल्फ सस्टेनिंग कोई मॉडल नहीं ढूंढेंगे, तो हर वक्त हुकूमतों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पैसा डंप करते रहें। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको एक नए पैराए से देखें। यूनेस्को के तमाम कन्वेंशन हमारी नौजवान नस्ल को हेरिटेज की बहाली और इसकी हिफाजत में शामिल करने की बात करते हैं। पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। फेसबुक पर मैं एक पेज चलाता हूँ। इस पेज का बुनियादी मकसद लोगों को अपने कल्चर और हेरिटेज के हवाले से आगाह करना है। मैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से लोगों की मालूमात में भी इजाफा करता हूं और साथ साथ तरबियत करने की भी कोशिश करता हूं। अपने साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी लेके जाता हूं, वहां पर जितनी भी वहां की सकाफत है वो दिखाता हूं और साथ सफाई और सुथराई के हवाले से भी उनकी आगाही करता हूं। क्योंकि तारीखी मकाम जो है उसकी खूबसूरती में तभी इजाफा होता है जब वहाँ की सफाई और सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। इसीलिए हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो जब भी किसी तारीखी मकाम पर जाते हैं तो वहाँ पर वो अशिया इस तरह नहीं फेंकते, बल्कि वहाँ पर पड़ी हुई अशिया जो होती हैं उसको भी उठाकर वो डस्टबिन में फेंकते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ हर स्कूल के एक्टिविटी कैलेंडर का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। टीचर का किरदार बहुत अहम है। इस बात की ज़रूरत है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि वो अपनी रोज़मर्रा पढ़ाई के अमल में कल्चरल हेरिटेज को कैसे शामिल करें। और साइट को साफ़ रखने के हवाले से और साइट पे वॉल चॉकिंग और वेंडलिज़म को रोकने के हवाले से आप बच्चों को दूसरे विज़िटर्स की अवेयरनेस रेजिंग और उनकी आगाही में शरीक कर सकते हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज स्कूल सिस्टम्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जी ये सिर्फ गाने बजाना ही होता है, इंटेंजिबल कल्चर। लेकिन अगर आप देखें इसको गौर से तो इसके अंदर लेयर्स ऑफ नॉलेज हैं। जहाँ आप मौजूद हैं हमारा ये डिस्ट्रिक्ट झेलम, तो हमारी जो मादरी ज़बान है, मदर लैंग्वेज है, दैट इज़ पोठवारी। तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं पोठवारी में ही इसका बताऊँ। तो पोठवारी बहुत कदीम ज़बान है और असां इसकी पोठवारी ने असानी मां ही ज़बान है। और पोठवार कल्चर जड़ा है, तारीख ने अगर तकिया जाए तारीख हिस्ट्री तो बहुत रिच कल्चर है और खाली ये ज़बान नहीं, पूरा एक कल्चर है, समोया है। और ये जी ज़बान है उसकी तर्जमान है, चाहे वो साड़ी सम्मी होवे, चाहे शेरखानी होवे, चाहे और कोई साड़ी जी कल्चरल या सकाफती एक्टिविटीज़ हों।
पुठवारी शायर जड़े उन्होंने जड़े शायरी है उसकी तरन्नम विच पुठवारी कल्चर विच उसकी पुठवारी शेर आखने पुठवारी बैत आखने तो वो जी पुठवारी ज़बान है जी शारानी तहरीरां विच है उसकी फिर बाकायदा एक सकाफती रंग दे के तरन्नम नाल जिस घड़ा शामिल है हारमोनीयम शामिल है सतार शामिल है उसकी सारे की मिला के तो पुठवार ना एक ये रंग भी दसिया जाना जी हज़ारां लाखां की तादाद लोग इसकी पसंद कर रहे हैं जी। साढ़े जेडे बुजुर्ग सन ना तो एक सदा तो सद निकलिया आवाज़ देने सुन दूर तो ठीक है पुठवारी विच तो वो अपनी जौजा मोहतरमा जी सी तो उसकी आवाज़ दूरों देना ऊँठे तो बैठा होना सा ऊँठ भी बड़े लोग रखे होने से तो उतों सद मारना होना सद मखनी शेर पिया बोलना ही ओ आज तू कड़ी पकाई या साग पकाया शेर पिया अशनाई तो अगे जनाब साग भी टिकया होना सा मक्का ने रोटी भी टिकी होनी सी दोए बेही तो फिर खाना क्या बात है, ज़बरदस्त। मियाँ मोहम्मद बख्श जेल भी उनको रूमी कश्मीर का खिताब दिया गया है तो मैं 2-3 शेर सैफुल मुल्क के आपको पेश कर सकता हूँ। मैं निवा मेरा मुर्शद ऊंचा ते असी उच्चा नाल लाई मैं कुर्बान उना थी जाऊँ जिन्ना निव्या नाल निभाई। टिल्ला जोगियां सिलसिला कोहे नमक का एक अहम पहाड़ है। इसकी बुलंदी 3200 फुट है। टिल्ला जोगियां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता जीत का है जो किला रोहतास से होता हुआ पहाड़ तक पहुंचता है। इसके अलावा और रास्ते हैं जो पैदल सफर के हैं जो पहाड़ के दामन में मुख्तलिफ आबादियों से निकलते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं टिल्ला जोगियां जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है और कहा जाता है कि यहाँ जोगियों की यूनिवर्सिटी थी जिसका पहला जिक्र आप सिकंदर आज़म के रिकॉर्ड्स में देखते हैं। और सिकंदर आज़म अपने रिकॉर्ड्स में ये तहरीर करता है कि यहाँ पर एक तदरीस की जगह है जो कम से कम 300 साल पुरानी है, यानी कि कम से कम 600 BC से यहाँ पर एक दरसगाह मौजूद थी। यहाँ हजारों जोगी और योगी मुकीम थे। वो यहाँ की जमीन काश्त करते और मवेशी पालते थे। उनके पास जड़ी बूटियों और पौधों से इलाज करने का इल्म था। तलबा कान छिदवा कर योगी बनने का सफर शुरू किया करते थे। यहाँ पर तालिब इल्म योगा सीखने और जोग लेने आया करते थे। योगी अमूमन लकड़ी के जूते, सुर्ख लिबास, मोटे दानों की माला पहनते
बाएं हाथ में पानी या दूध से भरी गड़वी के साथ सफर किया करते थे। ये जगह गोरखनाथ की समाधि कहलाई जाती है, जो कि हिंदू देवता शिव के शागिर्द थे। और माना जाता है कि टिल्ला जोगिया में हिंदू देवता शिव जी के बहुत सारे पैरोकार आबाद थे। कहते हैं कि शिव जी ने गोरखनाथ को टिल्ला की गद्दी अता की। गोरखनाथ को महायोगी भी कहा जाता है। गोरखनाथ के पैरोकार गोरखनाथी या कनफटा कहलाते थे। यहाँ पर तालिब इल्म योगा सीखने और जोग लेने आया करते थे। यहाँ पर बाबा गुरु नानक ने कुछ अरसा क़याम किया और चिल्ला काटा। तो ये वो जगह है जहाँ गुरु नानक जी ने क़याम किया था। गो के ये हिंदुओं की इबादत गाह थी और यहाँ पर ज़्यादातर जोगी और योगी लोग रहते थे, सन्यासी लोग रहते थे। मगर इलाके के तमाम जो सूफियाए कराम हैं वो इसके मेले में बाकायदगी से आते रहे और मिलते रहे यहाँ के लोगों से। तो ये एक ऐसी मुक़द्दस जगह थी जहाँ पर तमाम दीन जो है इकट्ठे होते थे, इकट्ठे सेलिब्रेट करते थे और जो ज्ञान बांटा जाता था और जो दान किया जाता था, यानी इल्म और चैरिटी दोनों चीज़ें यहाँ से मिलकर बांटी जाती थी। मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर ने भी टिल्ला जोगियां का दौरा किया। इसी अरसे में यहाँ मुगल तर्ज का तालाब तामीर किया गया। कद आवर चीड़ के दरख्तों में ये तालाब घिरा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द बहुत सी समाधियां थीं जो अब मिस्मार हो चुकी हैं। मशहूर सूफी शायर वारिस शाह के मुताबिक बालनाथ जोगी ने यहाँ पर रांझे को जोगी बनाया था। टिल्ला जोगियां सूरज के पुजारियों, हिंदुओं, बुद्ध मत और जैन मत के मानने वालों, मुसलमानों और सिखों सबके लिए मुकद्दस हैसियत रखता था।